Hello students, welcome to accountancy classes. Let us start our new chapter, provisions and reserves. Okay, first of all we will learn about their meaning, that what is provision and what is reserve. Okay, so first, provision means the part of profit which is kept by the firm or business to meet future liabilities which are certain but the amount can't be expected accurately is known as provisions. बेटा देखो, प्रोविजंस जो होते हैं वो प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं. बिजनेस का कुछ प्रॉफिट जो होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसके पार्टनर्स को. फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, फ्यूचर की जो लायबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेड होती हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं. ठीक है, कुछ का तो हमें पता होता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा, इस तरीके की लायबिलिटी हमारे साथ आएगी. ठीक है, तो उन एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज के लिए हम पहले से ही कुछ बचत कर कर अपने बिजनेस में रखते हैं. ठीक है, तो वो पार्ट बिजनेस में जो प्रॉफिट का इस पर्पज से रखा गया है कि फ्यूचर में इसे हमें यूज करना है फॉर सर्टेन पर्पज, उसे हम प्रोविजन कहते हैं. लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक मेन चीज और है कि प्रोविजंस जो होते हैं वो सर्टेन तो होते हैं, लेकिन उसका जो अमाउंट होता है, एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है, दैट इज नॉट सर्टेन. मीन्स वहां आप एक्सपेक्ट जो करते हैं उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. ओके, तो प्रोविजन की जो डेप्रिसिएशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, फर्स्टली प्रोविजंस जो होते हैं वो कुछ सर्टेन लायबिलिटीज को पे करने के लिए बनाए जाते हैं. प्रॉफिट का पार्ट होता है जो फर्म के पास सेफ रखा होता है टू मीट सर्टेन लायबिलिटीज. ओके, सेकेंड इज कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है दैट पार्ट इज नॉट सर्टेन. ठीक है, वहां पे जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है. हो सकता है आपने जो एक्सपेक्ट किया उससे कम में ही काम चल जाए या उससे ज्यादा में. ओके, तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो. अभी आपने पिछले चैप्टर में ये किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था. किस लिए? क्योंकि हमें पता था आज हमने जो मशीन परचेज की, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज की कोई मशीन परचेज कर ली, तो वो मशीन कभी ना कभी तो रिप्लेस होगी. ऐसा तो नहीं है ना कि वो मशीन हमेशा के लिए बिजनेस के साथ चलती रहेगी, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ रिपेयरिंग नहीं चाहिएगी और बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए नई मशीन नहीं चाहिएगी. ऐसा नहीं है. तो हमने क्या किया, उस मशीन के लिए फ्यूचर में दोबारा से वही मशीन परचेज करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं. मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो हर साल प्रॉफिट से निकालकर एक पर्टिकुलर फिक्स जो प्रोविजन है उसमें डाल दिया जाता है टू मीट सर्टेन लायबिलिटीज इन फ्यूचर. ठीक है, अब एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, उस 10 लाख की मशीन के लिए डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया. तो डेप्रिसिएशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना किसी भी केस में, चाहे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाया गया है चाहे उसे स्ट्रेट लाइन पर लगाया गया है. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जो अमाउंट कलेक्ट होगा प्रोविजन में दैट मस्ट बी लोअर देन 10 लाख. वो 10 लाख से कम ही बनेगा. ठीक है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम जब नई मशीन आज से 10 साल 5 साल बाद जब भी परचेज करें तो वो मशीन दोबारा से 10 लाख रुपए में हो जाए? जरूरी नहीं है, क्योंकि आज हमने जो मशीन 10 लाख रुपए की परचेज की, हो सकता है 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है वो 12 लाख 15 लाख इवन डबल भी हो जाए. ठीक है, बट हम अपने आप को सिर्फ उस 10 लाख रुपीज तक सेफ रखते हैं कि कम से कम इतना अमाउंट तो हमारे पास सिक्योर होना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो मैनेज कर लिया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ आप एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं रख सकते कि उस टाइम पे उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी और उतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि प्रोविजन क्या होता है. और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कि प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज माना जाता है. मतलब प्रोविजंस को P&L में से चार्ज किया जाएगा हर कंडीशन में, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो. ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज का मतलब होता है कि आपको वो एक्सपेंडिचर, वो अमाउंट जो है वो पे करना ही करना पड़ेगा,
चाहे फर्म बेशक से लॉस में जा रही है। ओके, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोविजन की। फर्स्ट इज कि यहाँ ये सर्टेन के लिए होता है, सर्टेन एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उसका अमाउंट सर्टेन नहीं होता, ठीक है। और थर्ड थी कि इसे प्रॉफिट के ऊपर चार्ज माना जाता है, प्रॉफिट में से इसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं रिजर्व क्या होता है। देखो अभी हमने पढ़ा कि प्रोविजंस होते हैं जिन्हें सर्टेन एक्सपेंडिचर के लिए, सर्टेन लायबिलिटी को पे करने के लिए रखा जाता है, बट उसका जो अमाउंट होता है वो सर्टेन नहीं होता। लेकिन जो हमारे रिजर्व्स होते हैं वहां तो कुछ भी सर्टेन नहीं है, वहां हमारे पास लायबिलिटी ही सर्टेन नहीं है। ओके, यहाँ हम सिर्फ ये मान के चलते हैं जैसे हम किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए अपने आप को तैयार करके चल रहे हैं कि हमारे साथ इन फ्यूचर अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो हम उस चीज के लिए तैयार हैं। जैसा कि जनरली एक इंडिविजुअल करता है कि उसके बैंक बैलेंस में कुछ अमाउंट तो सिक्योर होता ही है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिलेगा आपको, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा कि जितना वो पैसा इनकम उसकी हो रही है अगर वो उसके लिए सफिशिएंट है, मीन्स अगर मान लीजिए वो उसकी जो एसेंशियल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट है तो एक्स्ट्रा पैसा जो है उसे भी खर्च कर दे। नो बेटा, अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे सेफ जरूर रखेगा, ठीक है। चाहे किसी इन्वेस्टमेंट में रखे या फिर अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, इन फ्यूचर अगर उसको कुछ बीमारी हो जाती है, उसके साथ कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उस केस में उसे उन पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ भी अनसर्टेनिटी से मीट करने के लिए, उससे निकलने के लिए जो पैसा रिजर्व रखा जाता है दैट इज कॉल्ड रिजर्व, ठीक है। और सर्टेन के लिए रखा जाता है दैट कॉल्स प्रोविजन। ओके, अब मैं इसको एक ही पर्सन से रिलेटेड एग्जांपल में समझाऊंगी आपको। एग्जांपल के लिए एक किसान है और इस किसान को अच्छे से पता है कि उसकी जो उसका बेटा है उसको स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजना है उसे, या किसी भी इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन दिलाना है, आगे चलकर उसकी शादी भी करनी है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस फ्यूचर से रिलेटेड जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं उनसे, उनके लिए पहले से एक प्रोविजन बनाकर रखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये लायबिलिटीज तो मुझे पे करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसके अलावा भी वो कुछ अमाउंट जो है वो सिक्योर करके रखता है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी फसल खराब हो सकती है, हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि उसे अलग से पैसा खर्च करना पड़े। तो इस केस में जो पैसा एक्स्ट्रा बचा के रखा था दैट इज कॉल्ड रिजर्व। ओके, तो आप लोगों को रिजर्व और प्रोविजन जो है उनके डिफरेंस का पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा नेक्स्ट देखिए, अब हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। ओके, तो क्यों बनाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों की। फर्स्ट इज टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए बेनिफिट जो हो रहे हैं फर्म को, अगर उसमें से सारा पैसा पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, उसके ओनर्स में एज ए डिविडेंड बांट दिया जाता है, तो ऐसे में जो फ्यूचर में एक्सपेंडिचर होने वाला है उस टाइम पे इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमारी फर्म की जो नेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने में ये क्या हेल्प करता है कि ये जो एक्सपेंडिचर होने वाला है इस एक्सपेंडिचर को इक्वली डिवाइड कर देता है, जिससे कि हमारी जो फर्म है उसकी एक्चुअल नेट प्रॉफिट अर्निंग का हमें पता चल जाता है कि फर्म को एक्चुअल में बेनिफिट हो कितना रहा है। क्योंकि देखो बेटा, जो चीज इन फ्यूचर पे होने वाली है उसके लिए थोड़ा थोड़ा बचा के रखा जा रहा है, मीन्स हर साल प्रॉफिट में से उस अमाउंट को इक्वली लेवल किया जा रहा है, इक्वली वहां से विड्रॉ किया जा रहा है। तो उस केस में हमारी फर्म की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, उसका रियल में एस्टिमेट लगाया जा सकता है, रियल में उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकंड इज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर आती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हर साल डिडक्ट किया जाता है, इसीलिए जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफी अच्छी और काफी फेयर जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड फंड फॉर नॉन
इन फ्यूचर। बेटा देखो, लॉस अलग चीज है, लायबिलिटीज अलग चीज है। लायबिलिटीज होती हैं जिनके लिए हम लायबल होते हैं पे करने के लिए, बट लॉस जो है वो एक तरीके का बर्डन होता है हमारे ऊपर कि वो तो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई कहे या ना कहे। ठीक है, तो इस तरीके के जो लॉसेस होते हैं उनसे रिकवर होने के लिए, उन लॉसेस को फुलफिल करने के लिए हम फंड प्रोवाइड कराते हैं, ताकि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, नॉन लॉस जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, उस लॉस से हम रिकवर हो सके, उस टाइम हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर इनवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। देखो पहले भी मैंने यही चीज एक्सप्लेन की है कि जब प्रोविजंस बनाए जाते हैं तो फ्यूचर की जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, लॉस होने वाला है, उससे बाहर निकलने के लिए, उसे पार पाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से इक्वल अमाउंट डिडक्ट करते हैं, जिससे कि जो एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर होने वाला है उसको सभी ईयर्स में इक्वली डिवाइड किया जा सके, पर्टिकुलर एक ईयर के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, मीन्स अगर इन फ्यूचर हमें 5 साल बाद 10 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, 10 लाख रुपए की एकदम से जरूरत पड़ने वाली है, तो उस केस में वो 10 लाख रुपए जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के ऊपर जो वेट है वो ना डले। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हर साल उसमें से कुछ पैसा डिडक्ट करके रिजर्व कर रहे हैं। हमने उस 10 लाख रुपए को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर साल प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए निकाल लिए। तो जो एक्स्ट्रा बर्डन होने वाला था हमारे नेक्स्ट जो 5 इयर्स थे उन पर, उनको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज रिजर्व्स। ये सारी जो ये सभी जो हैं ये इंपॉर्टेंस थी प्रोविजंस की, कि प्रोविजन क्यों बनाना चाहिए, क्या बेनिफिट है उसके। और अब हम बात कर रहे हैं रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, तो रिजर्व्स भी कहीं ना कहीं प्रोविजन से ही मैच होता है। यहाँ पे प्रोवाइड फंड फॉर अनसर्टेन लॉसेस। बेटा इन दोनों में डिफरेंस बस यही था कि प्रोविजंस जो है वो सर्टेन लॉसेस के लिए होते थे और रिजर्व जो है वो अनसर्टेन लॉसेस के लिए हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए रिजर्व्स बनाने जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे कुछ लॉसेस आ जाए अनसर्टेन, कि अचानक से हमें बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत पड़े, वहां से बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़े, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर इनवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास पहले से ही कुछ रिजर्व है, अवेलेबल है, तो उस केस में हम उस लायबिलिटी को, उस लॉस को वहां से फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स। अब डिविडेंड जो होते हैं उनको भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे एक्सपेंडिचर का था कि एक पर्टिकुलर ईयर पे बर्डन ना डालकर हमने अलग अलग ईयर्स पे बर्डन डाल दिया था, इसी तरीके से जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, जो वहां पे इन्वेस्ट करके रखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को इन फ्यूचर जो अमाउंट मिलने वाला है, जैसे हर साल जो प्रॉफिट मिलता है, तो उस केस में प्रॉफिट का वो पार्ट ज्यादा ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल ना हो, उससे बचाने के लिए हम यहाँ रिजर्व्स बनाते हैं कि हर साल उनको एक फ्लो में बेनिफिट मिलते रहे। ये नहीं है कि एक साल तो उन्हें बहुत अच्छा अमाउंट डिविडेंड में पे कर दिया और नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी आने के कारण हमें उन्हें डिविडेंड ही पे नहीं किया। ठीक है, तो उनके इनकम को बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ हमें रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड फंड फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटीज। देखो बेटा अभी बात हो रही थी कि यहाँ हम सर्टेन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजंस बनाते हैं, बट रिजर्व जो होते हैं वो अनसर्टेन के लिए होते हैं। बट किस केस में? सिर्फ एक्सपेंडिचर के केस में। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो सर्टेन है तो उस केस में हम रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, जैसे डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व। ठीक, कि हमें पता है आज से 10 साल बाद हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है, वापस पे करना है, तो उस केस में हमें इतना अमाउंट चाहिएगा।
ठीक है, वो एक तरीके की लायबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि जिन लोगों ने हमें पैसा उधार दिया हुआ है, हमारे पास इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम लायबल हैं उनके लिए कि फिक्स पीरियड जब उनके साथ डील हुई है उस टाइम उनका पैसा लौटा दिया जाए। ठीक है, तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।